बूढ़ी अम्मा की जादुई गाय। रात का काला अंधेरा था। कुछ लोग आवारा जानवरों को पकड़कर एक बड़ी सी गाड़ी में डाल रहे थे। अरे नालायकों, जल्दी क्यों नहीं कर रहे? किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। जी सेठ जी, बस कुछ ही जानवर बचे हैं। वो लोग जंगली जानवरों को एक बड़ी सी गाड़ी में भर रहे थे। उसके बाद वो गाड़ी जंगल के रास्ते से होती हुई वहां से निकल जाती है। ये कहानी रामपुर गांव की है, जो एक बड़े जंगल के पास बसा है। इसी गांव में बूढ़ी गायत्री अपनी बहू और 10 साल के पोते के साथ रहती है। गायत्री का बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। वो एक बीमारी के चलते कुछ साल पहले ही उसका देहांत हो गया था। एक दिन गांव का सेठ गायत्री के घर आता है। अरे अम्मा, कितनी बार बोला है मेरा पैसा लौटा दो, लेकिन तुम सास बहू को कुछ समझ नहीं आता। अरे सेठ जी, अभी घर की हालत ठीक नहीं है। जमीन तो सब आपके पास पड़ी है, हम क्या करें? जो बहू मजदूरी करके कमाती है उससे घर की दाल रोटी ही चल पाती है। हमें कुछ और समय दे दीजिए। अगर जल्दी मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम लोगों को इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल दूंगा। सिर्फ 2 महीने का समय है तुम्हारे पास। ऐसा बोलकर सेठ गुस्से से अपने घर चला जाता है। ये गांव का सेठ धनीलाल है, जिसके गांव में बहुत सारे काम थे, लेकिन एक काम वो था जिससे सब लोग अनजान थे। वो जंगल से आवारा जानवरों को पकड़कर उनकी तस्करी करता था और उससे खूब पैसे कमाता था। इस बार उसके गुप्त गोदाम में कुछ पशु थे, जिसमें कुछ बैल, बकरियां, गधा और एक गाय और उसका बछड़ा भी था। सेठ जी, रात को हम जो जानवर लाए थे ना, उसमें से एक गाय और उसके बछड़े को कोई बीमारी हो गई है। उसके पूरे शरीर पर दाने निकल आए हैं। तुम चलो, मैं देखता हूँ। कुछ देर के बाद सेठ जानवरों के बाड़े में जाता है और उन्हें देखता है। सेठ जी, ये देखो, इस गाय और इसके बच्चे को एक भयंकर बीमारी हुई थी, जिससे ना ये कुछ खा रहे हैं और ना ही उठ पाते हैं। इसका इलाज तो बहुत महंगा होगा और क्या पता इलाज का कोई असर हो भी या नहीं। अरे सेठ जी, मुझे तो लगता है ये वही बीमारी है जो पहले वाले मालिक की गाय से बाकी जानवरों को फैली थी। बहुत इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई। उसकी वजह से उनके बाकी जानवर भी मर गए थे। मुझे तो लग रहा है ये गाय और इसका बच्चा भी बस कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अरे ये दोनों यहाँ रहे तो बाकी जानवर भी उस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। हमें इन्हें जंगल में छोड़ने जाना पड़ेगा। सेठ और उसके 2 नौकर उस बीमार गाय और बच्चे को जंगल में छोड़ने जाते हैं। हे ऊपर वाले, मुझे तो बहुत बड़ा घाटा हो गया। ये गाय और बछड़े के कितने पैसे मिल जाने थे, लेकिन अब इन्हें जंगल में छोड़ने का अलग खर्चा पड़ गया है। कुछ दूर जाकर अरे यहीं जंगल में एक गड्ढा गाड़ कर उसमें फेंक दो इन दोनों को। ये दोनों इधर उधर घूमेंगे तो बाकी जानवर भी बीमार होंगे। ऐसे में नुकसान तो आखिर हमारा ही होगा। जी सेठ जी। नौकर उस गाय और बछड़े को एक गड्ढे में मरने के लिए फेंक देते हैं। गाय और बछड़ा बेचारा खून से लहूलुहान वहीं पर पड़े रहते हैं और वो दर्द से कर रहे थे। अगली सुबह गायत्री जंगल में कुछ लकड़ियां लेने आती है। उसकी नजर जब गड्ढे में पड़ती है तो उसमें से एक अधमरा बछड़ा और गाय दिखाई देते हैं। हे राम, ये गड्ढे में कैसे जा गिरे? इन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये भूखे प्यासे यहीं मर जाएंगे। पता नहीं कैसे लोग हैं, जंगल में गड्ढा खोदकर चले गए। गायत्री के पास एक रस्सी थी। उसकी मदद से वो दोनों को बाहर निकाल लेती है। अरे इनको तो कोई बीमारी लग गई है। देखो तो जरा, बेचारों की खाल कैसी हो गई है। तभी कोई इन्हें यहाँ इस हालत में छोड़ गया है ताकि ये दोनों यहीं मर जाएं। मैं जल्द से जल्द जंगल से कुछ जड़ी बूटियां पीसकर इनके ऊपर लगा देती हूँ। गायत्री जंगल से ही कुछ जड़ी बूटियां तोड़ती है और पत्थर पर पीसकर दोनों को लगा देती है। अब तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी मुझे चलना चाहिए, बहुत समय हो गया है। शाम को गायत्री थोड़ी सी लकड़ी लेकर अपने घर लौटती है। अरे माँ जी, आज आपने आने में बहुत देर लगा दी। और ये क्या, आपके पीछे ये किसकी गाय आ रही है? गायत्री मुड़कर देखती है तो गाय उसे देख रभाने लगती है।
अरे, ये तो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुंच गई। अब मैं क्या करूं? गाय और उसका बछड़ा गायत्री को देखते ऐसे रभाने लगते हैं मानो वो उससे मदद की गुहार लगा रहे हो। माँ जी देखो, इनको तो कोई बीमारी हुई है और ये आपके पीछे क्यों आ रही है? फिर गायत्री सारी बात अपनी बहू को बताती है। लेकिन माँ, इस हालत में हम इनको यहाँ नहीं रख सकते। हमारे पास तो खुद 2 वक्त का खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इनका इलाज करवाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने कुछ जंगली बूटी लगा दी है इसे, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। गायत्री की पोती मीना बहुत दुखी भरी नजरों से उस बछड़े को देख रही थी। दादी, ये दोनों ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, मैंने इनको दवाई लगा दी है, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। गायत्री उन दोनों बेजुबानों को अपने घर रख लेती है। अब गायत्री रोज जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती और उन दोनों को लगाती। गायत्री उन दोनों बेजुबानों को अपने घर रख लेती है। अब गायत्री रोज जड़ी बूटियों का उपयोग करके उनकी दवाई बनाती और उन दोनों को लगाती। कुछ जड़ी बूटी उनको खिला भी देती थी। कुछ दिनों के बाद वो गाय और बछड़ा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। माँ, अब तो गाय बिल्कुल ठीक हो गई है, क्या मैं इसका दूध निकाल लूं? कम से कम घर में दूध तो होगा। हाँ बहू, निकाल लो, लेकिन थोड़ा दूध तुम बछड़े के लिए भी छोड़ देना। ठीक है माँ। बहू गाय का दूध निकालती है और उसे गर्म करने के लिए रख देती है। तभी वो चिल्लाती है, माँ जी, जल्दी यहाँ आओ, देखो क्या हो गया। अरे क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही हो? गायत्री देखती है गर्म किया हुआ दूध सोने का दूध बन चुका था। अरे बहू, ये तो सोना है, मतलब ये गाय सोने का दूध देती है। हे ऊपर वाले, तूने हमारी सुन ली, अब हमारे दुखों का निवारण हो जाएगा। हाँ सही कह रही हो माँ जी, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हमारी मीना भी औरों की तरह स्कूल जा पाएगी। दोनों सास बहू गाय का धन्यवाद करती हैं। हे गौ माता, आपके दूध से जो सोना निकला है उससे हमारी बहुत मदद हो गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी बछड़ा गोबर कर देता है। माँ जी ये देखो, सोने का गोबर, लगता है भगवान हम पर बहुत प्रसन्न हो गए हैं जो हमें ये गाय और बछड़ा दिए हैं। तभी दोनों हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद करते हैं। सच में ऊपर वाले ने हमें बहुत बड़ी सौगात दी है। गौ माता, मेरा प्रणाम, आपके चरणों में स्वीकार करो, आपकी बहुत बहुत कृपा हुई है। ऐसे ही कुछ ही दिनों में गायत्री के परिवार की गरीबी दूर हो जाती है। एक दिन गायत्री अपनी बहू से कहती है, बहू, मेरे मन में ख्याल आया है, अब हम लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, तो क्यों ना हम पुश्तैनी जमीन जायदाद जो हमने अशोक के इलाज के समय जमींदार के पास गिरवी रखी थी उसे वापस ले लेते हैं। आप ठीक कह रही हो माँ जी, आप कल ही जाकर ना जमींदार जी से बात कर लो। अगले दिन वो जमींदार के घर जाती है। क्यों रे अम्मा, आज कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब सब ठीक है आपकी दुआओं से। आपके पास जो मैंने अपने बेटे की बीमारी के समय अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद गिरवी रखी थी उसी का हिसाब किताब करना है। आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगी और आप मुझे मेरी जमीन वापस दे दें। अरे इस बुढ़िया के पास इतना पैसा कहाँ से आया, पता लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, हिसाब किताब करके मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद गायत्री अपने घर चली जाती है। उसके बाद जमींदार अपने नौकर को बुलाता है। अरे इधर आ जल्दी, जरा मुझे कल तक पता लगाकर बता कि इस बुढ़िया गायत्री और इसकी विधवा बहू के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। नौकर गायत्री के घर के पास जाकर छुप जाता है और वहां दूध से सोना बनते हुए देखता है। बहू, बछड़े ने गोबर कर दिया है, उस सोने को भी उठा ले। हैं, सोने का दूध, सोने का गोबर, अच्छा जल्दी से सेठ को बताता हूँ। नौकर सेठ के घर आता है और सारी बात सेठ धनीलाल को बताता है।
सेठ और उसका नौकर उसी रात गायत्री के घर पहुंचते हैं। अरे तू जल्दी से बछड़े को खोल, मैं गाय को खोलता हूँ, जल्दी करना, हमें किसी के आने से पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। गाय जैसे ही सेठ और नौकर को देखती है तो वो उन्हें पहचान लेती है। ये तो वही आदमी है जिसने हमें जंगल में फेंकवाया था। सेठ जैसे ही गाय को खोलता है, गाय उसे पहचान लेती है कि ये वही आदमी है जिसने उसे गड्ढे में गिराया था। गाय सेठ को सींगों पर उठाकर पटक देती है और अपने पैरों से कुचल देती है। अरे अरे बचाओ! गाय सेठ के नौकर का भी यही हाल करती है। अरे कोई हमें बचाओ, अरे मार दिया हमें तो। उनकी आवाज से गायत्री का परिवार जाग जाता है और आसपास के लोग भी उठ जाते हैं। अरे सेठ और उनका नौकर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे थे? तभी गाय वहां से भागती है। माँ जी, ये गाय कहाँ जा रही है? अरे कोई हमारी गाय को पकड़ो, रुको, कहाँ भाग रही हो तुम? गाय सीधा सेठ के गुप्त बाड़े में पहुंच जाती है। बाकी लोग भी उसके पीछे थे। लोग देखते हैं कि बाड़े में बहुत सारे जंगली जानवर थे। सब लोग समझ गए थे कि सेठ जंगली जानवरों की तस्करी करता है। उसमें से एक आदमी पुलिस को बुलाता है और सेठ की शिकायत करता है। गायत्री समझ गई थी कि उसकी गाय को भी सेठ ने ही पकड़ा होगा और फिर उसकी बीमारी की वजह से उसे जंगल में दोबारा फेंक दिया। पुलिस सेठ और उसके नौकर को पकड़कर ले जाती है और सेठ से पूछताछ करती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। सेठ को इस काम के लिए 5 साल की सजा और जुर्माना होता है। अब वो आवारा जानवर फिर से आजाद हो गए थे और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। दूसरी तरफ गायत्री को भी अपनी जमीन मिल जाती है। गौ माता, ये सब आपकी वजह से हुआ है। तभी वो गाय परी का रूप ले लेती है। आपकी वजह से मैं और मेरा बेटा अपने श्राप से मुक्त हो गए हैं, जो मेरे बेटे की एक छोटी सी गलती से हमें परी लोक की रानी से मिला था। अब हमारे जाने का समय आ गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। तभी परी अपनी शक्ति से बहुत सारे सोने के सिक्के उन्हें देती है। उसके बाद परी और उसका बेटा वहां से हमेशा के लिए चले जाते हैं। गायत्री अब अपनी बहू और पोते के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शांति सुबह सुबह अपना हसवा लेकर जंगल की ओर जाने लगी। शांति रोज जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़कर लाती और उसी से उसके घर का चूल्हा जलता था। उस दिन जब शांति लकड़ी काटने गई, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे, अब तो हमारा ये जंगल कटता ही जा रहा है। लोग बड़े बड़े हरे पेड़ भी बिना सोचे समझे ही काट देते हैं। शांति जंगल के और अंदर चली जाती है। उसने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा सूखा पेड़ गिरा हुआ था। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं। अगले 10 दिन तक भी यहाँ से लकड़ियाँ काटूंगी, तब भी कम नहीं पड़ेंगी। शांति पेड़ की लकड़ियाँ काटने के लिए हसवा उठाती है। तभी उसने देखा कि उन लकड़ियों के नीचे से छोटे पिल्लों की आवाजें आ रही थी। अरे अरे, लगता है यहाँ किसी कुत्ते ने बच्चे दिए हैं। अगर मैं यहाँ से लकड़ियाँ उठाऊंगी तो बच्चे परेशान होंगे। चलो, मैं कोई और सूखा पेड़ देखती हूँ। ऐसा बोलकर शांति आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे एक और सूखा पेड़ दिखता है और शांति अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियाँ लेकर घर जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शांति रोज उस कुत्ते के और उसके पिल्लों को देखती है और उनके लिए रोज रोटी लेकर जाती है और उनको रोटी डालती थी। एक दिन जब शांति जंगल से लकड़ी काटने गई, तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू उसी सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रही थी, जिस पेड़ की लकड़ियों के नीचे पिल्ले थे। अरे कल्याणी, सीमा बहू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे इस बुढ़िया का तो दिमाग खराब हो गया है, दिखाई नहीं देता क्या लकड़ियां काट रहे हैं? अरे वो तो मैं देख रही हूँ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी को मत काटो, इसके नीचे कुत्ते के छोटे छोटे पिल्ले हैं।
तो क्या हुआ, वो पिल्ले किसी और पेड़ की लकड़ियों के नीचे छुप जाएंगे? इतने सारे पेड़ गिरे होते हैं यहाँ पे। सीमा बहू तू लकड़ियाँ काट, ये बुढ़िया तो ऐसी ही बकती रहती है। अरे लेकिन इतने छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? लेकिन कुछ नहीं, चल जा यहाँ से। आई बड़ी हमें सिखाने वाली। सास बहू उस सूखे पेड़ की लकड़ियों को काटने लगते हैं और बूढ़ी शांति बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई और वो आगे चली गई। दोपहर के समय जब शांति जंगल से लौट रही थी तब उसने देखा कि कल्याणी और उसकी बहू ने सारी लकड़ियां काट ली थी और अब वहाँ एक कुतिया मरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके सर पर पत्थर मारा हो और उसके चारों पिल्ले अपनी माँ के पास बैठे तड़प रहे थे। ये सब देखकर शांति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, अब इन बच्चों का क्या होगा? ये कल्याणी भी कितनी दुष्ट है। मैंने बताया था कि यहाँ से लकड़ियाँ मत काटो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर शांति ने गड्ढा खोदकर उस कुतिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया। शांति जैसे ही घर आने लगी तभी सारे पिल्ले भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। अरे अरे अरे, ये सब तो मेरे साथ ही चल पड़े हैं। क्या करूं? इन्हें यहाँ छोड़ भी नहीं सकती। शांति उन सब पिल्लों को अपने साथ अपने घर ले जाती है। अरे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? इन पिल्लों को उठाकर कहाँ चली है? अरे खुद का पेट तो तुझसे भरता नहीं, इनको क्या खिलाएगी? अपना मुंह बंद रखो, तुमने इनकी माँ को मारा है। अरे मारती नहीं तो क्या करती? तुम्हें पता भी है हमें कैसे खाने के लिए दौड़ी थी वो? हाँ, अच्छा हो मेरे हाथ में पत्थर आ गया और मैंने उसका सर फोड़ दिया। कितनी बेरहम हो तुम। मैंने तो पहले ही बोला था कि यहाँ से लकड़ियां मत काटो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और ऊपर से इन बच्चों को भी अनाथ कर दिया। आई बड़ी हमें इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाली। मैं भी देखती हूँ कि तू इन कुत्तों को यहाँ कैसे रखती है। शांति पिल्लों को लेकर अपनी झोपड़ी में चली जाती है। दूसरी तरफ कल्याणी और उसकी बहू लोगों के कान भरने लगती हैं। अरे बहन, तुम्हें पता है वो शांति 4-4 पिल्लों को यहाँ लेकर आई है। कल को वो जब सब कुत्ते बड़े हो जाएंगे तो न जाने किस किस को काटेंगे। अरे हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, उनको काट लिया तो? अरे हाँ हाँ, हम ये सब नहीं होने देंगे अपने गाँव में। आखिर हम अपने बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ देर के बाद शांति के घर पर सारे लोग आ पहुँचते हैं। शांति उन पिल्लों को खाना खिला रही थी। सब शांति को भला बुरा कहने लगते हैं। देखो, अगर तुमने इन पिल्लों को अपने साथ यहाँ रखना है तो तुम्हें भी ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये यहाँ नहीं रह सकते, समझी तुम? बेचारी शांति उन पिल्लों को उठाती है। चलो बच्चों, इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। अब हम यहाँ नहीं रह सकते। हमें ये गांव को छोड़कर जाना ही होगा। चलो हम कहीं और जाकर हमारी दुनिया बसाएंगे। पिल्लों के साथ गांव से बहुत दूर जाने के लिए निकल गई। दिन बीत रहे थे और शांति दर-बदर भटकते हुए एक जंगल में पहुंचती है, जहां वो छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। जैसे तैसे वो अपने लिए और पिल्लों के लिए एक वक्त का खाना जुटा पा रही थी, जिसकी वजह से 3 पिल्ले मर जाते हैं। एक दिन थकी हारी शांति एक पेड़ के नीचे बैठी थी और वो एक पिल्ला उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहाँ पर एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा। कल्याण हो अम्मा। एक बात बताओ, तुम इस कुत्ते के बच्चे को ऐसे गोद में लेकर क्यों बैठी हो? बाबा, इसने अपनी माँ और भाई बहनों को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आई। लेकिन हमारे गांव वालों की वजह से मुझे गांव छोड़ना पड़ा। अब मैं काम और सर पर छत ढूंढते हुए दर-बदर भटक रही हूँ। अम्मा, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। तुमने अनाथ पिल्ले की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकती हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य हैं और कई बार कितने साधु भी आते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओ तो मुझे बहुत आनंद होगा। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है बाबा। मुझे आपके आश्रम में रहने में सचमुच बहुत खुशी होगी।
लेकिन बाबा, मेरा कुत्ता भी मेरे साथ आएगा, मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकती। हाँ अम्मा, तुम इसके साथ आ सकती हो। शांति बाबा के साथ उनके आश्रम चली गई। शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे शांति अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री तैयार करने में, बाबा जी के शिष्यों की सहायता करने, ऐसे काम करने लगती है। शांति का कुत्ता हमेशा उसके साथ रहता था। धीरे धीरे अम्मा का कुत्ता बड़ा हो गया। अम्मा आश्रम के सारे काम अच्छे से करती थी, जिसमें उनका कुत्ता भी उनकी मदद करता था। योगी बाबा अम्मा का काम और उनकी काम के प्रति निष्ठा देखकर बहुत खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्य और साधुओं से अम्मा की तारीफ करते थे। बाबा जी का एक शिष्य था कुशल, जो शांति की तारीफ से बहुत जलता था। उसे लगता था कि अम्मा बूढ़ी हो गई है और कोई भी काम ठीक से नहीं करती, फिर भी बाबा उसकी तारीफ करते हैं, जबकि वो इतनी पढ़ाई करता है, वेद पाठ करता है, फिर भी बाबा उसको कोई अहमियत नहीं देते थे। एक दिन, कुशल बेटा, ये लो, आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। अम्मा, आप कुछ ज्यादा आलसी नहीं हो चुकी हो? तुम्हें तो 2 सब्जी बनाने के लिए कहा था ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, वो बाबा जी ने एक ही सब्जी बनाने को कहा है, क्योंकि हमें आज कहीं और जाना है पाठ करने। तभी वहाँ अम्मा का कुत्ता आता है और थाली की रोटी को स्मेल करने लगता है। अरे अरे, ये क्या? अरे संभालो तुम्हारे इस कुत्ते को। पूरे आश्रम को सर पर उठाकर रखा है इस कुत्ते ने। मेरी रोटी को मुंह लगा दिया। अभी के अभी तुम इस कुत्ते को लेकर जाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा को इसकी शिकायत करूंगा। नहीं नहीं बेटा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ और आपके लिए दूसरी रोटी लाती हूँ, लेकिन इसे कुछ मत कहो। कुशल को शांति पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से शांति अम्मा की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने अम्मा का पक्ष लेकर कुशल को ही सुना दिया। आज तो हद हो गई, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका तो कुछ करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह कि मेरा नाम भी ना हो और इसकी छुट्टी भी हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने राजमहल में आने का आमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ और शांति अम्मा को लेकर राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट गए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ही ऐसी है कि मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। कोई बात नहीं, आपके आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ बाबा। 2 दिनों से हमारी महारानी का 9 लक्खा हार कहीं गुम हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया। साफ साफ बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद से वो हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ। मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है, ऐसा कहना है आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। महाराज, आपके यहाँ आने की वजह से मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी जैसा पाप नहीं कर सकता। फिर भी अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली। तब उन्हें अम्मा की झोली में वो 9 लक्खा हार छुपा मिला। वो अम्मा को पकड़ कर ले गए। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। अरे अम्मा, आपने चोरी की है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हो। नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उस हार को देखा तक नहीं। बाबा जी,
ये अम्मा रंगे हाथों पकड़ी गई है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे इन्हें सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबा जी, मुझे बचा लीजिए। मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हैं, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अरे बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने चोरी नहीं की, तो अब क्या करूंगी? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास अम्मा को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से राजा को अम्मा का कुत्ता खींचने लगता है। अरे छोड़ो मुझे, अरे हटाओ इस कुत्ते को। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहते हो? लगता है अम्मा का कुत्ता आपको कुछ बताना चाहता है। चलो, कहाँ जाना है? कुत्ता अम्मा के कहने पर आश्रम के कमरों की तरफ भागता है और उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। तभी वो कुत्ता कुशल के कमरे में जाता है और उसके कमरे में एक थैला था। कुत्ता उसको देखकर भौंकने लगता है। राजा के दास उस थैले को खोलते हैं तो उसमें उस नौलखा हार के साथ वाले कान के झुमके भी थे। ये थैला किसका है और ये झुमके इसमें? ये तो कुशल का है। सच सच बताओ कुशल, ये सब क्या है? ये सब तुमने ही चोरी किया था ना? और फिर हार अम्मा के थैले में रख दिया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये यहाँ कैसे आया मुझे नहीं पता। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जुबान ने सब कुछ कह दिया है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा करोगे। सच सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम अम्मा पर डालकर क्या करना चाहते थे? कुशल ने अपनी जलन के बारे में सब कुछ सच सच बाबा जी को बता दिया। महारानी के हार की चोरी के जुर्म में कुशल को पकड़ लिया गया। अम्मा, तुम्हारा ये कुत्ता सच में बहुत समझदार है और बड़े काम का है। ये हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ हमारे राज्य में रहो। महल में जब भी कोई चोरी होगी तो ये हमारी मदद करेगा। इस काम के बदले में तुम्हें बहुत धन दूंगा। राजा जी की बात अम्मा को सही लगी और बाबा जी ने उसमें हामी भरी। अब अम्मा और उनका कुत्ता राजमहल में रहने लगे।